And finally, the last standard of this series, ऐसे 320, मेटलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट. मेटलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट. तो सर अगर हम बात करें मेटलिटी की, तो एज ए ऑडिटर वी नो दैट वी आर कंसर्न्ड ओनली विथ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. We are concerned only with material misstatements. We are not concerned with misstatements that are not material. Right? तो we are concerned with material misstatements. तो मेटलिटी का मतलब क्या होता है? एक अमाउंट डिटरमाइन करना. मेटलिटी का मतलब होता है एक अमाउंट डिफाइन करना, एक अमाउंट डिसाइड करना जो इंफ्लुएंस कर सकता है डिसीजन ऑफ द कॉमन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक अमाउंट डिसाइड करना कि अगर इतने अमाउंट की गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो तो ये क्या कर सकता है? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है. और वो अमाउंट आप कैसे डिसाइड करोगे? अपने प्रोफेशनल जजमेंट को लगाकर. अपने प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करके. तो मेटलिटी का मतलब क्या होता है सर? मेटलिटी का मतलब होता है, देखना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिस्कस मेटलिटी इन डिफरेंट टर्म्स. दे जनरली एक्सप्लेन दैट metality including omissions are considered to be material if they individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decisions of users of financial statement. अब साहब ये जो मेटलिटी होती है इसको डिसाइड करने के लिए आप अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करते हो, और मेटलिटी जब आप डिसाइड करते हो वो साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को कंसिडर करके डिसाइड करते हो. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जैसा ऑडिट है तो मेटलिटी का अमाउंट ज्यादा रहेगा. किसी चमनलाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, मेटलिटी का अमाउंट कम रहेगा. नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट पे भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज फ्रॉड है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रॉड कैन बी मटेरियल, बट अगर कोई चीज एरर है तो वहां पे ए हायर अमाउंट विल बी मटेरियल. एक चीज और ध्यान रखना सर, आप जब मेटलिटी को डिटरमाइन करोगे तो आप कॉमन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीड को कंसिडर करते हुए मेटलिटी डिसाइड करोगे. आप किसी भी इंडिविजुअल यूजर के स्पेसिफिक नीड को कंसिडर नहीं करोगे. बिकॉज हर एक यूजर की नीड डिफरेंट हो सकती है. तो आप कॉमन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही मेटलिटी का जजमेंट फॉर्म करोगे. और मेटलिटी जब आप डिसाइड करोगे सर, हर स्टेज में करोगे, चाहे प्लानिंग स्टेज हो, चाहे एविडेंसेस लेने वाला स्टेज हो, चाहे रिपोर्टिंग का स्टेज हो. और सर अगर मेटलिटी की बात करें तो या तो मेटलिटी आप डिसाइड कर सकते हो एज पर योर प्रोफेशनल जजमेंट, या तो आप मेटलिटी डिसाइड कर सकते हो साहब एज पर योर प्रोफेशनल जजमेंट, एज पर योर पीजे. या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लॉ के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दिया हुआ है मेटलिटी को लेकर, तो अकॉर्डिंगली वो मेटलिटी जो लॉ में दिया हुआ वो वाला मेटलिटी ले लोगे. फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल 3 में जगह जगह मेटलिटी को डिस्क्राइब किया हुआ है, क्लियर कट मैनर में डिस्क्राइब किया हुआ है. जैसे शेड्यूल 3 में क्लियरली दिया हुआ है कि अगर कोई भी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर एक्सीड करता है 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 1 लाख विच एवर इज हायर, तो आप उसका अलग से एडिशनल डिस्क्लोजर दोगे. तो शेड्यूल 3 में क्लियरली दिया हुआ है कि कोई भी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अगर एक्सीड करता है 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 1 लाख विच एवर इज हायर, कंपनी उसका अलग से डिस्क्लोजर देगा. तो शेड्यूल 3 में ऑलरेडी वो परसेंटेज बता दिया ना, तब उसको लेके चलोगे, वो मैटेरियल है. एंड अदरवाइज बाकी चीजों के लिए आप क्या करोगे? अपना जजमेंट लगाओगे, खुद का अमाउंट डिसाइड करोगे. ये मेटलिटी आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के हिसाब से भी डिसाइड करोगे, असर्शन लेवल के हिसाब से भी डिसाइड करोगे. लॉजिकल सी चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के हिसाब से जब मेटलिटी लेवल डिसाइड करोगे तो वो फिगर ज्यादा होगा, और फिर असर्शन लेवल्स के हिसाब से डिसाइड करोगे तो वो कम होगा. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के हिसाब से मान लीजिए आपने 1 करोड़ का मेटलिटी लेवल डिसाइड कर लिया कि अगर 1 करोड़ का मिस स्टेटमेंट है तो वो मेरे लिए मटेरियल है. अब हो सकता है आप जब इन्वेंट्री का ऑडिट करो तो आप वहां पे मेटलिटी लेवल अलग रख के चलो, आप 10 लाख ही रख के चलो. और मेटलिटी का मतलब क्या होएगा कि जो मेटलिटी लेवल आपने फिक्स किया, जो थ्रेशोल्ड लिमिट आपने फिक्स की, आप उसी थ्रेशोल्ड लिमिट से मतलब रखोगे. अगर पार्टिकुलरली बिलो दैट थ्रेशोल्ड आपको गलतियां मिलती है, आप उनको इग्नोर कर दोगे. आप उसे इग्नोर कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल आपने रिलायंस का मेटलिटी 1 करोड़ का रख लिया, हो सकता है आपको रिलायंस का ऑडिट करते वक्त 10 लाख की गलतियां मिल जाए, बट फिर भी आप उन 10 लाख की गलतियों को इग्नोर करोगे, आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करोगे. आप मॉडिफाइड ओपिनियन तभी इशू करोगे अगर वहां पे वो जो मिस स्टेटमेंट्स का थ्रेशोल्ड है वो आपके मेटलिटी के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए, मतलब 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए. अब साहब मेटलिटी डिसाइड कैसे करते हैं? मेटलिटी डिसाइड करते हैं
यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग। मैटलिटी डिसाइड करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग। अब साहब ये बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग? देखना, मैटलिटी डिसाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं एन एप्रोप्रिएट बेंचमार्क। हम क्या डिटरमाइन करते हैं सर? एन एप्रोप्रिएट बेंचमार्क। अब ये बेंचमार्क क्या होता है? दिस बेंचमार्क इज नथिंग बट एन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज नथिंग बट एन आइटम और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो सकता है ये नेट प्रॉफिट हो सकता है ये ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है ये एसेट हो सकता है ये लायबिलिटी हो। तो आप सबसे पहले एक एप्रोप्रिएट बेंचमार्क डिसाइड करोगे, ठीक है जी। उसके बाद आप एक परसेंटेज डिसाइड करोगे। मान लीजिए आपने लेट अस से नेट प्रॉफिट को एज ए बेंचमार्क मान लिया और नेट प्रॉफिट है लेट अस से 100 करोड़। फिर आपने एक परसेंटेज डिसाइड किया, मान लीजिए आपने 5% डिसाइड कर लिया। अब आप क्या करोगे साहब? आप 1 into 2 करोगे, मतलब जो बेंचमार्क आपने डिसाइड किया मल्टीप्लाई करोगे बाय द परसेंटेज। मतलब आपने नेट प्रॉफिट बेंचमार्क डिसाइड किया था 100 करोड़, परसेंटेज है 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा 5 CR। और ये 5 CR आपका मैच्योरिटी लेवल बन जाएगा। ये 5 CR आपका मैच्योरिटी लेवल बन जाएगा फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। एजर्शन लेवल के लिए फिर आप क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है, सर ये बेंचमार्क डिसाइड कैसे करेंगे? ये बेंचमार्क डिसाइड कैसे करेंगे? सर ये तो समझ में आ गया, बेंचमार्क डिसाइड करना है, परसेंटेज डिसाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, अकॉर्डिंगली मैच्योरिटी लेवल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल निकल जाएगा। लेकिन सर ये बेंचमार्क हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये अपना, फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बेंचमार्क। अब सबसे पहले ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे एसेट्स है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट्स है। अब आप ये देखो कि कौन से आइटम्स में यूजर का फोकस ज्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल यूजर का फोकस नॉर्मली नेट प्रॉफिट्स में ज्यादा रहता है, तो नेट प्रॉफिट माइट बी द बेंचमार्क। बट साहब खाली यूजर का फोकस देखने से काम नहीं चलेगा, आप ये भी देखो एंटिटी का नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 8 ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 ऑर्गेनाइजेशन मतलब साहब काम ही चैरिटी करना है, तो इन दैट केस अगर आप नेट प्रॉफिट को बेंचमार्क लोगे तो वो जस्टिफाइड नहीं है। तो आपको यूजर का अटेंशन भी देखना है, आपको नेचर ऑफ एंटिटी भी देखना है, आपको यूजर का एक्सपेक्टेशंस भी देखना है और नेचर ऑफ एंटिटी भी देखना है। आप एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर भी देख के चलो, आप एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर भी देख के चलो कि वेदर इट इज टोटली फाइनेंस बाय इक्विटी और डेब्ट्स। एंड फाइनली आप ये देखो कि जो बेंचमार्क आपने लिया है वो कितना वॉलेटाइल है, बिकॉज अगर कोई बेंचमार्क बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है वो कभी भी सुटेबल बेंचमार्क नहीं होता। कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है आप कभी भी उसे सुटेबल बेंचमार्क नहीं मान सकते। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है सर? स्टार्टिंग पॉइंट। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है सर? स्टार्टिंग पॉइंट। तो पार्टिकुलरली मान लीजिए लेट अस से आपने ना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, तो आप किस स्टेशन से स्टार्ट करोगे? जहां ट्रेन फ्रीक्वेंट आती हो, जहां पे एक स्टेबिलिटी हो। अगर ऐसा है कि वहां ट्रेन कभी आता है कभी कैंसिल हो जाता है, तो नॉर्मली आप उसे बेंचमार्क नहीं लोगे। तो कोई फैक्टर अगर कंसिस्टेंट है, ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं है उसमें, तभी आप उसे बेंचमार्क मान के चलोगे। सर मैच्योरिटी लेवल अगर हमने वो कर लिया, डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद सर एक और चीज अपने को करना पड़ेगा, पता है क्या? अपने को परफॉर्मेंस मैच्योरिटी भी डिसाइड करना पड़ेगा। अब साहब परफॉर्मेंस मैच्योरिटी क्या है? देखो फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम मान लीजिए बेटा 1 में से है, 2 में से है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा पता है? आप ये मान के चलो कि आपके एग्जाम 15 अप्रैल से है। अगर आप ये मान के चलोगे कि आपके एग्जाम 15 अप्रैल से है और आप तैयारी उस हिसाब से कर लोगे, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब बताना इन रियलिटी आपके लिए मैच्योरिटी क्या था? 2 में से एग्जाम चालू है, लेकिन आपने अपने लिए क्या माना? 15 अप्रैल कि 15 अप्रैल तक तैयारी कर लेनी है। इस 15 अप्रैल को बोलेंगे परफॉर्मेंस मैच्योरिटी, मतलब वो मैच्योरिटी जो नॉर्मल एक्चुअल मैच्योरिटी से कम है। बट अगर आप इस मैच्योरिटी को मान के काम चलोगे तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, आपको जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। उसी तरीके से साहब मान लीजिए 5 करोड़ मेरा मैच्योरिटी लेवल था, अब मैं अपने ऑडिट को बेहतर बनाने के लिए मैं ऐसा मान सकता हूं कि 2 करोड़ मैच्योरिटी लेवल है, और 2 करोड़ को मैच्योरिटी लेवल मान के मैं काम कर सकता हूं। 2 करोड़ को मैच्योरिटी लेवल मान के मैं काम कर सकता हूं। तो इससे क्या होगा? पहले मान लीजिए लेट अस से आप 2 करोड़ वाले जो एरियाज उनको इग्नोर कर देते थे, बट अब आप क्या करोगे? क्योंकि आपने 2 करोड़ को परफॉर्मेंस मैच्योरिटी मान लिया है, तो अब 2 करोड़ वाले एरियाज भी कंसिडर करोगे, एग्जामिन करोगे। और इवेंचुअली ऐसा हो सकता है कि आपको एक गलती 5 करोड़ की ना मिले, बट 3 गलतियां 2-2 करोड़ की मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि आपको एक गलती 5 करोड़ की ना मिले, बट 3 गलतियां 2-2 करोड़ की मिल जाए।
तो आपने प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस अप्लाई करते हुए एक परफॉर्मेंस मेटलिटी डिसाइड कर लिया। तो परफॉर्मेंस मेटलिटी का मतलब क्या हो गया सर? इट इज द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन द मेटलिटी लेवल। इट इज द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन द मेटलिटी लेवल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, टू एंश्योर कि जो एग्रीगेट रिस्क है वो कम हो जाए, टू एंश्योर कि अपना जो रिस्क है वो एप्रोप्रिएट लो लेवल पे आ जाए। सर परफॉर्म जो मेटलिटी लेवल है इसको आप रिवाइज कर सकते हो क्या? रिवाइज करना तो सर अपना डेली का काम है, रिवाइज तो अपन कर ही सकते हैं। मान लीजिए इनिशियली आपने मेटलिटी लेवल 5 करोड़ का रखा, बट लेटर ऑन आपको ऑडिट करते वक्त समझ में आ रहा है कि सारी गलतियां ना छोटे वैल्यूज में है, हायर वैल्यूज में गलतियां नहीं है, आपको अपने मेटलिटी लेवल को रिवाइज करने की जरूरत है, कर सकते हो। तो आपको लेटर ऑन पता चला कि सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो लोअर अमाउंट्स में है, तो आप क्या कर सकते हो सर? आप मेटलिटी लेवल रिवाइज कर सकते हो। आपको कुछ न्यू सर्कमस्टांसेस का पता चला, आपको कुछ न्यू सर्कमस्टांसेस का पता चला, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपको मेटलिटी लेवल रिवाइज करनी चाहिए, तो आप मेटलिटी लेवल रिवाइज कर सकते हो। लेकिन 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 आप यहां पे दो बातें देख लेना। सबसे पहले यह देख लेना, मेटलिटी लेवल रिवाइज करने का मतलब क्या है? मेटलिटी लेवल रिवाइज करने का मतलब है आपको अपना ऑडिट प्रोसीजर्स भराना पड़ेगा। 5 करोड़ का मेटलिटी लेवल रखा था, अब अगर आपने मेटलिटी लेवल मान लीजिए लेटर से 1 करोड़ रख दिया, तो आपको अपनी चेकिंग भरानी होगी। अब आपको ज्यादा आइटम्स चेक करने होंगे, तो इसका मतलब वो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर टाइम एक्सटेंड को अफेक्ट करने वाला है। वो क्या करने वाला है साहब? आपके ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर टाइम एक्सटेंड को अफेक्ट करने वाला है। तो आप डिटरमाइन कर लेना कि मेटलिटी लेवल रिवाइज करने के बाद आपका नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा। आप ये डिटरमाइन कर लेना कि मेटलिटी लेवल रिवाइज करने के बाद आपका नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा और वो एप्रोप्रिएट होगा कि नहीं होगा। आप ये भी डिटरमाइन कर लेना साहब कि अगर आपने मेटलिटी लेवल रिवाइज किया है तो सिर्फ मेटलिटी लेवल रिवाइज करना है या परफॉर्मेंस मेटलिटी भी रिवाइज करना है। तो आप ये भी डिसाइड कर लेना कि अगर आपने मेटलिटी लेवल रिवाइज करने का सोचा है तो आपको सिर्फ मेटलिटी लेवल रिवाइज करने का सोचना है या आपने परफॉर्मेंस मेटलिटी भी रिवाइज करने का सोचना है। एंड द फाइनल कॉन्सेप्ट कि जो मेटलिटी एंड ऑडिट रिस्क है, ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा साथ साथ चलेंगे, संग संग चलेंगे। मेटलिटी एंड ऑडिट रिस्क के जो दो टर्म्स हैं, ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा साथ साथ चलेंगे, संग संग चलेंगे। जब हम रोम का असेसमेंट करते हैं तो रोम का असेसमेंट करते वक्त इन ऐसा 315 हम मेटलिटी का भी ध्यान रखते हैं, ऑडिट रिस्क का भी ध्यान रखते हैं। फिर ऐसे 330 के अंदर जब हम फैब परफॉर्म करते हैं, फैब परफॉर्म करते वक्त जब नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ फैब डिसाइड करते हैं, तब भी हम मेटलिटी का ध्यान रखते हैं और ऑडिट रिस्क का ध्यान रखते हैं। ठीक है जी। एंड फाइनली जब आप ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो तो ओपिनियन एक्सप्रेस करते वक्त भी आप मेटलिटी का भी ध्यान रखते हो, ऑडिट रिस्क का भी ध्यान रखते हो। एंड द लास्ट थिंग, आपको पता है मेटलिटी एंड ऑडिट रिस्क के बीच रिलेशन क्या है? मेटलिटी और ऑडिट रिस्क के बीच साहब एक इनवर्स रिलेशन है। अब इनवर्स रिलेशन क्यों है? लॉजिकल से चीज सोचो। अगर एक आइटम ज्यादा मटेरियल है, अगर एक आइटम ज्यादा मटेरियल है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? अगर एक आइटम ज्यादा मटेरियल है साहब तो आप ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। अगर एक ज्यादा आइटम ज्यादा मटेरियल है साहब, आप ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे एंड अकॉर्डिंगली आप रिस्क को कम करोगे। इसका मतलब मेटलिटी और ऑडिट रिस्क के बीच क्या सर? एक इनवर्स रिलेशनशिप है। देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे 320 के अंदर भी याद रखनी है। तो इसी के साथ ये जितने स्टैंडर्ड्स हैं अपने इस सीरीज के खत्म होते हैं। आई विल एडवाइज यू एक बार रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर भी बढ़िया से देख लेना, ठीक है ना। एक बार रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल चैप्टर का जो चैप्टर है वो भी बढ़िया से देख लेना, चीजें और क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो आई बिलीव कि ये जो वीडियोस हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। आई बिलीव कि जो भी बच्चा इनको डेडिकेशन के साथ देखेगा उससे बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा, बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा। तो आप डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ इन वीडियोस को देखें, बराबर से रिवाइज करें, एंश्योर कि देश के कोने कोने तक ये वीडियोस तक पहुंचाएं। आपको ही पहुंचाना है। इन वीडियोस को लाइक करें, अपना सपोर्ट करें। एंड यस, अब की बार ऑडिट में 70 बार।